तो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। कौन सा पढ़ रहे थे? स्ट्रक्चर, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे कि एयरक्राफ्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट में स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा फ्यूल सेफ, प्री फ्लाइट, डैमेज टॉलरेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अपना, क्या नाम है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेसेस भी हमने पढ़ लिया, लाइटनिंग स्ट्राइक प्रोटेक्शन भी देख लिया है आज है। और हाँ, एक बड़ी अच्छी चीज़ हमने पढ़ी थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, वो था फ्यूजलाज के टाइप्स, यानी फ्यूजलाज का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और किस बेसिस पे उनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। इसमें हमने देखा था ये दो तरीके थे मेनली, ट्रस टाइप और सेमी मोनोकॉक टाइप। और मोनोटॉक कॉक में भी दो तरीके का था, ट्रू मोनोकॉक और सेमी मोनोकॉक। और फिर हमने ये भी देखा था कि ट्रू मोनोकॉक और सेमी मोनोकॉक में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंस जानो, क्योंकि कभी कभार इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एडवांटेज है हमारे सेमी कंडक्टर का, कभी आता है कि कौन सा एडवांटेज है मोनोकॉक का, यानी ट्रू मोनोकॉक का कौन सा एडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं, इसलिए आपको ये सारी चीज़ जानना ज़रूरी है। इसके बाद फिर अब हम अगला अपना टॉपिक पढ़ेंगे, और आज पढ़ेंगे हम यहाँ से बीम फ्लोर स्ट्रक्चर से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे बीम फ्लोर स्ट्रक्चर मैंने बता दिया था, फिर भी हम इसको दोबारा रिवाइज करते हुए अपने आगे चलेंगे, ठीक है। तो देखो, यानी कुल मिलाकर के अब तक हमें ये पता चल चुका है कि जो फ्यूजलाज होता है, एयरक्राफ्ट का जो फ्यूजलाज होता है वो कौन सा पार्ट होता है। तो आप सभी को पता है, जहाँ पर पैसेंजर्स, कॉकपिट या फिर बैगेज, कार्गो, ये सारी चीज़ें जहाँ भी रखी जाती हैं, सारे पूरे कंपार्टमेंट को हम बोलते हैं फ्यूजलाज, ठीक है। अब फ्यूजलाज में आपने देखा होगा फ्लोर्स होती हैं, है ना। फ्लोर्स यानी कि एक आप ऐसे देखेंगे फ्लैट सरफेस होता है। वो फ्लैट सरफेस बनाने के लिए उसमें बहुत सारे बीम्स का यूज़ किया जाता है। बीम क्या होता है? तो बीम आप एक तरह से कह सकते हैं कि एक हाई स्ट्रेंथ की रॉड होती है जो आगे से पीछे तक जाती है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। और उसके ऊपर फिर फ्लोर बनाया जाता है, उसके ऊपर आपकी सीटें लगाई जाती हैं, बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं ताकि आपके बैगेज यानी कार्गो सिस्टम को वहाँ पर लोड किया जा सके। या फिर कुछ एयरक्राफ्ट जो सिर्फ कार्गो के लिए होती हैं, उनमें कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन बीम्स पर की जाती हैं जो आपके फ्लोर्स में लगी होती हैं, और उन बीम्स को हम बोलते हैं बीम फ्लोर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जहाँ पर आपके चेयर्स यानी कुर्सियाँ, जहाँ पर पैसेंजर्स बैठते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर एडजस्टेड होती हैं। इवन आपको ये भी पता होना चाहिए, यही बीम फ्लोर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें आपका कॉकपिट भी इंस्टॉल किया जाता है, यानी कॉकपिट का भी सारा भार ये जो हमारे बीम फ्लोर स्ट्रक्चर्स होते हैं यही उठाते हैं, है ना। हालांकि डायरेक्टली उन पर हम भार नहीं देते, इनडायरेक्टली, यानी कि पहले सारा का सारा भार कहाँ पर जाता है? इन बीम फ्लोर मेंबर्स पर, और फिर अल्टीमेटली वो आपके फ्यूजलाज पर ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम फ्यूजलाज पर जो हमारे इनका लोड है, पैसेंजर्स वगैरह का लोड, कार्गो वगैरह का लोड, डायरेक्टली हम नहीं डालते हैं, ठीक है। डायरेक्टली डाल भी नहीं सकते, क्योंकि उसका शेप जो है वो अप्रॉक्सीमेटली राउंड होता है, गोल होता है। तो उसको फ्लैट बनाने के लिए जिन कंपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं वो कंपोनेंट्स हमारे होते हैं बीम फ्लोर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद आता है स्ट्रट्स एंड टाइज। तो देखो, बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा, जैसे आपने सेस्ना वगैरह देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, विंग्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हमारे जो सेस्ना वगैरह हैं, इनके जो विंग्स हैं ये हाई विंग है, मतलब फ्यूजलाज के ऊपर इनके विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको सपोर्ट करने के लिए हम फ्यूजलाज से और विंग्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रट्स लगाते हैं ताकि इनको मजबूती दिया जा सके। इसी तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स में टाइस लगाया जाता है। टाइस क्या होते हैं? छोटे छोटे इस तरह से रॉड होते हैं, उनको हम लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का काम है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देना, ठीक है। ये जो हमारे स्ट्रट्स हो गए या फिर टाइज हो गए, इनका काम होता है कि ये जो भी हमारे लोड है उनको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करके एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सेस्ना का एग्जांपल ले सकते हैं जो आपके कॉलेज में ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा उसमें विंग्स और फ्यूजलाज एक पतले से डंडे टाइप के एक बीम से कनेक्टेड है, उसी को बोलते हैं स्ट्रट्स, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया सभी को। इसके बाद आती है मेथड्स ऑफ स्किनिंग, यानी अभी तक का जो भी फ्यूजलाज हमने देखा है, हमने आपको फिगर दिखाई थी, उसमें क्या था, हमने जो भी फ्यूजलाज थे उसके पूरे स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था, यानी उसके ढांचे को क्रिएट किया था। यानी जैसे अगर आप अपने बॉडी का एग्जांपल लीजिए, तो आपने हड्डियां बना दी हैं, अब उसके ऊपर स्किन लगाने का काम करना है। यानी कि हमने फ्यूजलाज तो डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर स्किन नहीं लगाया है, यानी स्किन को नहीं चढ़ाया गया है, ठीक है। तो हम उसको कैसे चढ़ाते हैं ये अब देखने जा रहे हैं, यानी मेथड्स ऑफ स्किनिंग, ठीक है।
तो जनरली जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं यानी लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें ये कैसे किया जाता है, तो देखो मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे मेंबर्स इसमें लगाए जाते हैं। अगर ट्रूस टाइप है तो बहुत सारे आपको डायगोनल मेंबर, लॉन्गिट्यूडनल मेंबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेमो मोनोकॉक टाइप, अगर मोनोकॉक टाइप होगा तो आपको फ्रेम्स, फॉर्मर्स, बल्कहेड देखने को मिलेंगे। अगर आपका सेमी मोनोकॉक टाइप होगा तो उसमें आपको फ्रेम, फॉर्मर, बल्कहेड, स्ट्रिंजर, लॉन्जिरोन सब कुछ देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि स्किन को, अब पूरी स्किन को एक साथ तो डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, बड़ी स्किन को छोटे छोटे लेयर्स में बनाया जाता है और लेयर्स इन पर ऐसे चढ़ा करके और ऊपर से रिविटिंग की जाती है, ठीक है। यानी रिविट करके उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं हम कहाँ पर, यही जो हमारे मेंबर्स हैं इन्हीं के ऊपर ऐसे स्किन को रैप करके। जैसे आप कभी आपने देखा होगा ना कि घरों में अगर रोटी वोटी बनती है, आप कहीं अगर जाना है, टिफिन उफिन मिले जाना है, तो आप उसको सिल्वर पेपर या फिर एल्युमिनियम फॉइल में क्या करते हैं, पैक करके इसे रैप कर देते हैं अच्छे से। तो ऐसे ही आपके स्किन को इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो हमने पढ़ा है, सेमी मोनोकॉक, मोनोकॉक, ट्रूस टाइप, इनके ऊपर डाल करके इसको क्या किया जाता है, रिविट किया जाता है। और इन्हीं मेंबर्स पर ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना सारे मेंबर्स, मतलब जैसे स्किन है तो स्किन के अंदर क्या होगा, ढांचा होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसी में इनको रिविटिंग कर दी जाती है ताकि ये टाइटली उसको पकड़े रहें, ठीक है। ऐसा ना हो पता चले उखड़ जाए, है ना। तो ये तो लाइट एयरक्राफ्ट के लिए हो गया, जो छोटे मोटे एयरक्राफ्ट हैं उनके लिए हो गया। स्किन का थिकनेस कितना होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जनरली अगर लाइट एयरक्राफ्ट की बात करोगे, आप छोटे मोटे एयरक्राफ्ट की बात करोगे, तो जनरली एल्युमिनियम एलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। यानी प्योर एल्युमिनियम तो नहीं, लेकिन एल्युमिनियम के ही कुछ एलॉयज़ का इस्तेमाल करके बनाया जाता है जो लाइट एयरक्राफ्ट होते हैं उनके स्किन को, है ना। तो क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि आपको पता होगा एल्युमिनियम जो है काफ़ी लाइट वेटेड होता है और उसका स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक ही होता है ना। वैसे तो सबसे जो हल्का मेटल है वो तो मैग्नीशियम है, लेकिन मैग्नीशियम के साथ एक प्रॉब्लम आप सभी को पता है। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि मैग्नीशियम जो है वो हमारे आग को यानी फायर को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। उसका फ्लैश पॉइंट जो है बहुत लो होता है, स्पार्किंग उसमें बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस कारण से हम मैग्नीशियम का फुल्ली यूज़ नहीं कर पाते। दूसरा रीज़न उसका ये था कि उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसे एयरक्राफ्ट में डायरेक्टली यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये सारे वजहों से हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं जो ज़्यादा सूटेबल भी होता है और उसमें कुछ एलॉयज़ का मिक्स करते हैं तो इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा बढ़ जाता है, ठीक है, और वेट भी थोड़ा कम ही रहता है। तो इस वजह से हम एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं लाइट एयरक्राफ्ट में, ठीक है। लाइट एयरक्राफ्ट में ध्यान रखना, नहीं छोटे एयरक्राफ्ट में, हल्के एयरक्राफ्ट में। अब कौन से साइज़ का, मतलब मटेरियल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इस थिकनेस कितनी होगी, यानी कितना मोटा या कितना पतला आप यूज़ करोगे, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इसके लिए ये देखा जाता है कि जो आपका एयरक्राफ्ट है वो कौन से रोल का एयरक्राफ्ट है, यानी वो आपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाया है या फिर कोई स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट है, यानी जो जनरली रेसिंग वेसिंग में हिस्सा लेते हैं, जो यहाँ इंडिया में तो नहीं लेकिन विदेशों में होता है। एरोबैटिक है, एरोबैटिक का मतलब जो करतब वर्तब दिखाते हैं उनमें का कोई है, फाइटर जेट है या नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है, फिर उस स्ट्रेंथ के हिसाब से हम थिकनेस चूज़ करते हैं अपने स्किन का, ठीक है। अब इसके अलावा कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो जहाँ पर बहुत सारे लोड मिलते हैं, जैसे जहाँ पर विंग और आपका फ्यूजलाज क्या होता है, ज्वाइंट होता है उस पार्ट पर, या फिर ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं जहाँ पर एयरक्राफ्ट के जो विंग्स होते हैं या एयरक्राफ्ट के इम्पेनेज होते हैं, एयरक्राफ्ट का नोज सेक्शन हो गया है या एयरक्राफ्ट का बीच का हिस्सा हो गया, तो ऐसे जगहों पर हमें एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्किन में भी कुछ बदलाव करते हैं, वहाँ पर हम स्किन को थोड़ा मोटा रखते हैं, हो सकता है वहाँ पर और भी ऐसे मेंबर्स का यूज़ करें जिसकी वजह से हमारे वहाँ पर स्किन को ज़्यादा लोड ना लेना पड़े, है ना, वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इस तरह के तरीक़ों का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ बड़ा वो करते हैं, कोशिश करते हैं हर जगह पर, एयरक्राफ्ट में तो हर जगह यूज़ होता है, तो इसी वजह से हम स्किन के साथ भी इसको यूज़ करते हैं। होता ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारे एयरक्राफ्ट का स्किन जो है उसका स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो पर वेट मिनिमम हो, यानी उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो हाई रखने की कोशिश करते हैं हम, यानी उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू इट्स वेट, यानी वेट के हिसाब से अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस, ठीक है, समझ में आ गया। अब केमिकल इचिंग एक प्रोसेस है, जैसे जो बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, लार्ज एयरक्राफ्ट होते हैं, है ना, तो उसमें स्किन का जो थिकनेस है कहीं मोटा चाहिए होता है, कहीं पतला चाहिए होता है, कहीं उस हिसाब से मतलब साइज़ के हिसाब से वेरी करता है। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल इचिंग, है ना। तो केमिकल इचिंग में क्या करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है जब एयरक्राफ्ट के स्किन को
मोटे से पतला करना होता है, यानी हम कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं और उन केमिकल्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, स्किन की साइज़ को रेड्यूस करते हैं ना। साइज़ यानी कि थिकनेस, ठीक है, साइज़ मतलब ऐसे मत सोचिए कि काटने के लिए, तो इसका थिकनेस जो है, थिकनेस मतलब मोटाई, यानी उसे पतला करने के लिए, उसे थिन करने के लिए हम केमिकल इचिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ स्किनिंग, ठीक है। समझ में आ गया सभी को कि मेथड्स ऑफ स्किनिंग क्या है। सिंपली इसका मतलब ये है कि फ्यूजलाज के ऊपर स्किन को बनाना या स्किन को चढ़ाना, ठीक है, जो भी आप कहिए, आप जैसा भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ दिया हुआ डबलर्स। तो देखो बहुत सारे ऐसी जगह होती हैं एयरक्राफ्ट में जहाँ पर एक्स्ट्रा स्टंट की ज़रूरत होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। तो वहाँ पर हम स्किन में भी वेरिएशन कर सकते हैं, और जहाँ पर ऐसा होता है जहाँ पर यानी हमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है, स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा मेंबर्स का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम स्ट्रिंजर्स लगा रहे हैं, यानी कि हम फ्रेम और फॉर्मर्स लगा रहे हैं, तो इनको ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, वही एग्जाम्पल आप ले लो, आपके पास 10 रुपये और 10 लोग हैं तो 1-1 रुपया हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा कंपोनेंट्स वहाँ पर लगाते हैं, स्ट्रक्चर मेंबर ज़्यादा लगाएंगे, है ना, वहाँ पर स्ट्रिंजर्स ज़्यादा होंगे, फ्रेम्स फॉर्मर्स ज़्यादा होंगे, हो सकता है बल्कहेड का भी यूज़ कर लें। तो इससे क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट का लोड होता है ना वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब ज़्यादा लोड लगेगा, तो सारा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हमारे स्किन को डैमेज वहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। तो ऐसे एरियाज़ में हम डबलर्स का यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा वो है स्किन है, या फिर हमारे जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रेंथ है, उसे रीइंफोर्स किया जा सके, यानी कि बढ़ाया जा सके, ठीक है। ऐसे एरियाज कहाँ हो सकते हैं, तो आपको पता है विंडोज़ जहाँ पर लगते हैं, है ना, आप देखते हो विंडोज़ एयरक्राफ्ट लगे होते हैं, वो एक्चुअली क्या है भाई, वो फ्यूजलाज में से तो आपने हिस्सा काट दिया है उतना, तो वो इतना हिस्सा काट दिया है तो वहाँ पर क्या हुआ, कमज़ोर हो गया है, तो उसके लिए हम डबलर्स यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपने देखा होगा कॉकपिट जो होता है, कॉकपिट के जस्ट सामने विंडशील्ड्स लगी होती हैं, वो विंडशील्ड्स क्या हैं, वो भी फ्यूजलाज का हिस्सा है, तो उनको काट के निकाला गया, वहाँ पर विंडशील्ड हमने लगाया ताकि हमें विजिबिलिटी यानी दिखाई दे सके, वो भी हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, तो वहाँ पर हम डबलर्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं जहाँ पर विंग्स अटैच किए जाते हैं, वो हिस्सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ पर आप डोर लगाते हैं, यानी दरवाजे जो लगे होते हैं, वो भी क्या है, फ्यूजलाज के हिस्से हैं, पर क्या है, कट के निकले हुए होते हैं ना, तो वहाँ पर, या फिर ऐसा कोई भी सेक्शन जो इम्पेनेज सेक्शन है, जहाँ पर आपके कुछ और पार्ट लगे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसे पार्ट्स में हम क्या करते हैं, डबलर्स का यूज़ करते हैं ताकि उनको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा जा सके, ठीक है। समझ में आया सभी को इतना, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया? अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो तो माइक ओपन करके पूछ सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका विंग इम्पेनेज एंड इंजन अटैचमेंट। यानी कि अभी तक तो हमने फ्यूजलाज को देख लिया ना कि फ्यूजलाज कैसे बना होता है। अब हम देखेंगे कि अलग अलग कंपोनेंट्स को हम फ्यूजलाज के साथ कैसे अटैच करते हैं, उनका मेथड क्या होता है ना। आप कौन सा स्पेशल मेथड यूज़ करते हैं, या फिर जनरली उसे जोड़ दिया जाता है, यानी क्या मेथड है उसको जोड़ने का। कि विंग्स होते हैं, इम्पेनेज आप जानते हो, एयरक्राफ्ट का जो पिछला हिस्सा होता है उसे बोलते हैं, या फिर इंजन को अटैच हम करते हैं ना, या तो फ्यूजलाज से करेंगे, तो हर जगह फ्यूजलाज अब नहीं होता है, मॉडर्न एयरक्राफ्ट में आप देखते हैं विंग्स में होता है। तो जहाँ भी है इनको हम कैसे अटैच करते हैं, ठीक है, उसका कोई स्पेशल प्रोसीजर है या नहीं है, तो वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। देखो जनरल कंडीशन की अगर आप बात करो, यानी छोटे एयरक्राफ्ट, लाइट एयरक्राफ्ट की भी बात करो, तो वहाँ पर इनको जनरल नहीं जोड़ा जाता है कि आप किसी भी चीज़ से इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी नट बोल्ट लगा के कस दिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए स्पेशल पिन्स होते हैं, उन स्पेशल पिन का यूज़ किया जाता है ताकि क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं एयरक्राफ्ट जब हवा में फ्लाई करता है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, स्पीड ज़्यादा होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, इंजन साथ में चल रहा होता है, तो इसीलिए हमारे जो विंग्स, इम्पेनेज या अलग अलग पार्ट हैं एयरक्राफ्ट के, उनको एज़ कम्पेयर टू जनरल गाड़ियाँ जो आपके उस पर चलती हैं, सड़क पर चलती हैं, उससे ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करना होता है। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करना है तो उनके टूटने के चांस, खुलने के चांस, जॉइंट टूट जाने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू योर रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं उससे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि उनको स्पेशल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराई जा सके, यानी इतनी स्ट्रेंथ उसे दिया जाए हमारे एयरक्राफ्ट के जॉइंट्स को, यानी जैसे विंग्स, इम्पेनेज या फिर हमारे इंजन्स को, कि वो किसी ऐसे कंडीशन में नहीं पता चला कि एक्सीडेंट किसी और वजह से नहीं हुआ, एक्सीडेंट इस वजह से होगा कि विंग्स में से जो इंजन लगा था वो खुल के नीचे गिर गया। ऐसा कभी सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि उनको हम बहुत मजबूती के साथ जो है ज्वाइंट करते हैं। तो हम वही पढ़ेंगे आखिर कैसे, है ना, उसका तरीका क्या है। तो देखो जनरली जो विंग्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया फ्यूजलाज, तो फ्यूजलाज में मैंने बताया कि प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर क्या है, लॉन्जिरॉन्स, है ना, लॉन्जिरॉन्स हैं वो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर। वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल मेंबर होते हैं, नोज से लेकर के टेल तक जाते हैं,
ठीक है, पूरा वो सॉलिड रॉड्स होते हैं जो मैक्सिमम लोड जो है अपने ऊपर ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह से जब विंग्स को डिज़ाइन किया जाता है तो विंग्स में भी एक प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर होता है, उसे स्पार बोलते हैं, SPAR, स्पार। ठीक है, अब ये जो स्पार्स होते हैं ये विंग्स के साथ विंग्स के प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर है, और हम जानते हैं लॉन्जिरोन्स जो हैं वो फ्यूजलाज के प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर है। तो हम क्या करते हैं, जनरली ऐसी जगह पर इनको अटैच करते हैं जहां पर विंग के स्पार और फ्यूजलाज के लॉन्जिरोन्स ये दोनों एक साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हमें क्या करना है, हम कोशिश करते हैं कि जो लोड है एयरक्राफ्ट का, यानी विंग्स का हो, चाहे फ्यूजलाज का हो, चाहे इम्पेनेज का, कहीं का भी लोड हो, वो लोड किसी अलग जगह पर ना जाए बल्कि उसके प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर पर जाए, है ना। और अगर हम दो प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर्स को ही एक साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो जाएगा, यानी विंग्स के लोड विंग्स पर रहेंगे और फ्यूजलाज के लोड फ्यूजलाज पर रहेंगे। अगर किधर भी जोड़ देंगे अपनी मनमर्जी से, चाहे जहाँ जोड़ देंगे, तो ऐसा होगा कि आपका जो लोड कैरिंग मेंबर है उस पर सारा लोड ट्रांसफर नहीं होगा, हो सकता है वो लोड कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और जब वो कहीं और डिस्ट्रीब्यूट होगा तो किसी और पार्ट को डैमेज कर देगा। तो जनरल कंडीशन ये होती है कि जनरली हमारे जो स्पार्स होते हैं हमारे विंग्स के और लॉन्जिरोन होते हैं फ्यूजलाज के, इनको एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि भैया अपने अपने वाले, जैसे होता है ना, दोस्ती भी लोगों की ऐसी होती है जिनके भावनाएं, विचार, आइडिया सेम होते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि उनके बीच में झगड़ा ना हो। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, ऐसे दो मेंबर्स को जोड़ा जाता है जिनके बीच में कुछ संबंध हो, जैसे कि वो भी प्राइमरी लोड कैरिंग मेंबर है, ये भी, तो अगर दोनों जुड़ जाएंगे तो अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ये समझ में आया। और ख़ास बात क्या है कि ये स्पार्स और जो हैं वो फ्यूजलाज में कैसे लगाए जाते हैं, तो लग्स की मदद से। लग्स क्या होते हैं उसका मेरे पास फिगर है, मैं आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए, है ना, ये होते हैं लग्स, है ना। अब ये कोई भी पार्ट कहीं पर भी हो सकता है ना। रुकिए मैं दिखाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए अगर ये फ्यूजलाज वाला पार्ट है ना, और ये कौन सा पार्ट है, विंग्स वाला, तो इसको हम लेकर के आएंगे इधर, इसको बीच में डालेंगे, है ना, और इधर बगल से हम पिन लगा करके, यानी एक अच्छा बोल्ट लगा करके इसको क्या कर सकते हैं, बढ़िया से अटैच कर सकते हैं। तो इस वाले अटैचमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये अटैचमेंट, पहली बात, खुलने का चांस बहुत कम है, और इसमें खुलने का चांस तो बहुत ही कम है। आप सभी को पता है कि इसमें कोई भी कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि ये जनरली खुल जाए, अगर एएमटीज़ गलती नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो आसानी से ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और आसानी से कनेक्ट होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आपका फ्यूजलाज है या फिर आप विंग्स की बात करिए, ये डायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, और इनके जो मैकेनिज्म है कॉन्टेक्ट करने का वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, तो इस कारण से ये रीज़न है कि हम इन लग्स का यूज़ करते हैं अपने विंग्स और फ्यूजलाज, है ना। विंग्स और फ्यूजलाज को अटैच करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। कौन है ये, विंग्स का और फ्यूजलाज का। ठीक है, इनको कनेक्ट करने के लिए हम लग्स का यूज़ करते हैं। ये लग्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर हम इनको इन स्पेशल पिन से क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या है, कुछ ऐसे भी विंग्स होते हैं। अब जनरली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक विंग, जो कोई भी विंग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनको हम इन्हीं लग्स से अटैच करें। ये जो मैंने मेथड बताया है ये जनरल है, यानी कॉमन मेथड यही है कि आप लग्स का यूज़ करोगे, बट इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी, है ना। ये किसी भी तरह से कंपलसरी नहीं है कि हर एक विंग में यही मेथड यूज़ होगा। ठीक है, कुछ विंग्स ऐसे भी होते हैं दैट आर मैन्युफैक्चर्ड, ऐसे ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि वो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि वो फ्यूजलाज जो है हमारा उसके साथ ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। उनका जब स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है तभी से विंग्स का स्ट्रक्चर उनके साथ डेवलप किया जाता है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ये छोटे एयरक्राफ्ट में तो पॉसिबल है, क्योंकि छोटे एयरक्राफ्ट ऐसे होते हैं कि आप उनको इजीली मेंटेन कर सकते हो, आप उनको निकाल सकते हो बाहर, उनका मेंटेनेंस आसानी से हो सकता है। पर बड़े एयरक्राफ्ट जो होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं जिनके बड़े बड़े विंग्स हैं, आप जानते हैं उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि थर्मल एंटी आइसिंग हो गया, डी आइसिंग हो गया, या फिर उसके अलावा स्लैट स्लॉट का ऑपरेशन होता है। सेम विंग्स में ही सब कुछ बता रहा हूँ, फ्लैप्स, आपके स्पॉयलर्स, है ना। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्टली आपके इन विंग्स पर ही होती हैं।
ठीक है। और अगर हम विंग्स को नॉन रिमूवेबल बना देंगे, यानी अपने फ्यूजलाज के साथ कंस्ट्रक्टेड कर देंगे, एक साथ कंस्ट्रक्ट कर देंगे, तो अगर हमें कोई भी मेंटेनेंस करना होगा तो क्या करना होगा, पूरे विंग्स को फ्यूजलाज से बाहर निकालना पड़ेगा, फिर उस पूरे विंग को निकाल करके तब हम जा करके मेंटेनेंस कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम उसको रिमूवेबल बनाते हैं कि अगर इन केस आपके एक विंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उस पार्ट को निकाल लीजिए, है ना, उस विंग्स को निकाल लीजिए और मेंटेन कर दीजिए। वैसे तो कोशिश ये भी की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस पैनल या इंस्पेक्शन पैनल दिया जाए, ताकि अगर छोटी मोटी मेंटेनेंस हो तो आपको विंग्स को अलग करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। वो आगे आप पढ़ेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। उसका रीज़न ये होता है फिर अलाइनमेंट वगैरह का सारा प्रोसीजर करने के बाद ही फिर एयरक्राफ्ट को रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होने की वजह से जो हमारे विंग्स हैं वो जनरल मॉडर्न एयरक्राफ्ट में नॉन रिमूवेबल ना होकर के रिमूवेबल होते हैं। यानी अगर आपको पूरी विंग्स भी आपकी डैमेज हो जाती है तो आप सिंपली एक विंग को हटा करके दूसरा विंग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे विंग्स जो है वो अटैच किए जाते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में, ठीक है। लेकिन जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना, जब आप किसी भी पार्ट को एक साथ अटैच कर रहे हैं, चाहे वो विंग्स हो या पैनेज हो, कि स्ट्रेंथ जो है वो टॉलरेट ना हो। यानी कि चाहे आप विंग्स को अटैच कर रहे हैं अपने फ्यूजलाज के साथ, इम्पैनेज को अटैच कर रहे हैं या फिर कोई और पार्ट अटैच कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है ना वो टॉलरेट नहीं होना चाहिए। यानी कि स्ट्रेंथ प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, यानी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है किसी पार्ट का वो ज्वाइंट होने के बाद भी उससे ज़्यादा रहे तो चलेगा, पर उससे कम रहे तो नहीं चलेगा। यानी ओरिजिनल कंपोनेंट का जो स्ट्रेंथ है वही कम से कम होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। तो ये मेथड जो है वो हमारा होता है विंग्स को और फ्यूजलाज को अटैच करने के लिए। इसके अलावा इंजन का अटैचमेंट होता है। तो इंजन का अटैचमेंट देखो, अब ये डिपेंड करता है। जैसे आप जब बहुत छोटे एयरक्राफ्ट देखोगे जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, पिस्टन इंजन वाले एयरक्राफ्ट, तो जो पिस्टन इंजन वाले एयरक्राफ्ट होते हैं उनके हम आगे देखते हैं इंजन लगा होता है ना, उसमें ऐसे प्रोपेलर घूमता रहता है, आगे से नोज में लगा होता है। जब हम थोड़े और बड़े एयरक्राफ्ट देखते हैं, जैसे आपका लियर जेट है, तो लियर जेट में आप देखते हैं इनके कहाँ पर, फ्यूजलाज में बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द फ्यूजलाज, वहाँ पर इंजन आपके माउंटेड है ना, वहाँ पर डायरेक्टली इनको ज्वाइन किया गया, आप देखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी एयरक्राफ्ट आपको जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं उनमें आपको ऐसा मिलेगा कि आपने देखा होगा कि एस समथिंग करके एयरक्राफ्ट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें आप देखेंगे ना पीछे टेल के ऊपर एक ऐसे लगा होता है इंजन, है ना, एस समथिंग करके उसका नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी लगा हुआ है। और आजकल का जो सबसे ज़रूरी है, यानी आप आजकल जो देखते हैं वहाँ पर कहाँ लगता है, विंग्स के नीचे, है ना। एक तो लोअर विंग्स होते हैं और उस विंग्स के नीचे आपके इंजन को माउंट किया जाता है ना। उसके भी अपने अपने रीज़न, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लगा दिया जाता है, उसके रीजंस हैं, प्रॉपर रीजंस हैं। तो इस तरह से आप क्या नाम है इसका, इंजन का अटैचमेंट अगर आप देखेंगे तो इंजन का अटैचमेंट वेरी करता है, लेकिन जहाँ कहीं भी इसे लगाया जाता है वहाँ पर जिस भी माउंट की मदद से इसे लगाया जाएगा उस माउंट को बोलते हैं पाइलॉन, ठीक है। पाइलॉन, PYLON, ठीक है। ये जो पाइलॉन होता है इसका काम होता है इंजन को स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट कराना, चाहे वो विंग्स में हो, चाहे वो फ्यूजलाज में हो या कहीं पर भी हो, ठीक है। अब जैसे आपको सवाल आ रहा होगा कि जो पिस्टन इंजन है वो तो अंदर होते हैं, तो भाई उनको अटैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंदर है ना। जहाँ पर अटैच हुए होंगे वहाँ पर जो जिस भी उसके कंपोनेंट के साथ आप उसको कनेक्ट करते हैं, और वो भारी भरकम कंपोनेंट होता है, क्योंकि पूरा इंजन है, ऐसा थोड़ी छोटा सा होगा, वो लंबा चौड़ा कंपोनेंट होता है, उसको पाइलन बोलते हैं। मैं आपको फिगर शेयर कर रहा हूँ, आप उसको देखिए एक बार। ये देखिए, ये आपका इंजन है। मान लीजिए ये देखिए, ये जो इंजन जो मैंने फिगर लिया हुआ है ये विंग्स में ज्वाइंटेड है, ठीक है। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एयरक्राफ्ट का विंग है, ठीक है। ये मान लो ऐसे विंग ऊपर से एयरक्राफ्ट के जा रहा है। अब आप इसको देख रहे हो, इसको कैसे माउंट किया गया है। आप पाइलन का अटैचमेंट देख रहे हो, कहाँ से कहाँ तक पूरा पाइलन का अटैचमेंट है। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ से पाइलन स्टार्ट है और ये यहाँ तक पूरा, ये जितना पार्ट आपको दिख रहा है ना, जितना मैंने ड्रॉ कर दिया, ये पूरा पार्ट पाइलॉन का है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है, पाइलन का आफ्ट बल्कहेड है, यानी पिछला हिस्सा है, ठीक है। फिर फॉरवर्ड बल्कहेड है। उसके अलावा इंजन का पाइलन का आफ्ट माउंटेन है, यानी कि आप पिछले वाले हिस्से में कैसे माउंटेड है। फिर फॉरवर्ड माउंटेन, यानी इतने जगहों पर आप देख रहे हो 4 जगह पर इसमें माउंटेन दिखा रही है ना। इस तरह से इनको ज्वाइंट किया जाता है आपके विंग्स के साथ, या फिर जहाँ कहीं भी ज्वाइंट होता है मेथड यही होता है। इतने सारे अटैचमेंट हम देते हैं ताकि विंग्स जो हैं, क्योंकि विंग्स जो हैं वो क्या होते हैं, एयरक्राफ्ट के पावर प्लांट्स होते हैं, इन्हीं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी भी कंडीशन में इंसिडेंट भी हो जाता है तो आपको रिकवरी करने के लिए क्या चाहिए, पावर प्लांट्स चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।
इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को कहीं भी आप। आशीष, अब आवाज़ आ रही है प्रॉपर? तो शायद आवाज़ में दिक्कत हो रही है, शायद आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा क्योंकि बाकी लोगों को पूरी ठीक है, कोई बात नहीं। तो कुल मिलाकर मैंने इतना ही बताया है अभी तक कि इंजन्स को माउंट करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं पाइलन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो पाइलन्स होते हैं उसका हमने आई थिंक हिमांशु आपका माइक ऑन है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, सभी का तो म्यूट है यार। ठीक है, तो खैर ये तो बात हो गई हमारी। तो ये हो गई बात पाइलन की, यानी जो हम ऐसे स्ट्रक्चर जिनसे हम इंजन को कनेक्ट करते हैं उसे पाइलन बोला जाता है, ठीक है। फिगर मैंने दिखा दिया और आपको पता चला होगा कि कितना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इंजन को माउंट करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि विंग्स को कैसे अटैच किया जाता है और उसके बाद देखा कि इंजन को कैसे अटैच किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर असेंबलीज के कुछ टेक्निक्स, है ना, यानी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनका सारा मटेरियल वगैरह आप थोड़ा देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो ये है कि जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, विंग से लेके फ्यूजलाज से लेके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर इम्पेनेज में आते हैं, ये सब चीज़ें लेकर के मैक्सिमम अगर किसी मटेरियल का यूज़ होता है या फिर अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कहिए होता था, ठीक है। तो वो मटेरियल है आपका एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम जो है उसका मैक्सिमम यूज होता था, लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है ना, तो धीरे धीरे करके इन एल्यूमिनियम का यूज़ कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ कि प्योर एल्यूमिनियम जो है हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसका इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि वो एयरक्राफ्ट को उतनी मजबूती दे सके। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एल्यूमिनियम में कुछ और मटेरियल का मिला करके एल्यूमिनियम का एलॉय बनाते हैं, है ना। लेकिन एल्यूमिनियम का एलॉय भी बनाते हैं ना, तो ऐसे कंडीशन में भी हमें उतना स्ट्रेंथ नहीं मिलता है। फिर भी हम अपना क्या करते हैं, जितना हम स्ट्रेंथ उससे ले सकते हैं मैक्सिमम उतना स्ट्रेंथ उससे लेते हैं। अब होता क्या है कि जैसे जैसे एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइज हुआ तो हम मटेरियल्स का यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं कंपोजिट मटेरियल, है ना। तो कंपोजिट मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं, आपने मॉड्यूल 6 में पढ़ा होगा, जिनमें हम किसी दो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को मिला करके कोई तीसरा मटेरियल बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टी उन दोनों से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है ना। तो हमने आज के मॉडर्न ज़माने में ऐसे ऐसे बनाए हैं कंपोजिट मटेरियल, जैसे आपने एक नाम बहुत जनरल सुना होगा, कार्बन फाइबर का नाम सुना होगा। कार्बन फाइबर जो है वो बहुत ही हल्का होता है, अप्रॉक्स आप एल्युमिनियम से भी वो हल्का होता है और स्टील से लगभग 10 से 15 गुना ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रेंथ होता है। अब सोचो अगर आप पूरा एयरक्राफ्ट स्टील का बना दो तो कितना मजबूत हो जाएगा, पर उसका कितना वेट हो जाएगा। बट उसी जगह पर अगर आप कार्बन फाइबर का यूज़ कर लो तो बहुत ही हल्का होगा और बहुत ज़्यादा मजबूत एयरक्राफ्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कार्बन जो कंपोजिट मटेरियल है। उसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि उसके इन्वेंशन में, उसके उस सारी चीज़ों में अभी क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है इसलिए पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, यानी वो बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन महंगा होने के साथ साथ रिलायबल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका कोरोजन वगैरह उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो मटेरियल तो हम खुद से बना रहे हैं, है ना। नेचर का मटेरियल तो है नहीं कि उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, हम उसको बनाते ही ऐसा है कि ना उसमें कभी कोरोजन हो, फटीग वगैरह का ध्यान रखा जाता है और इस तरह से उसका रिसर्च किया जाता है। तो मॉडर्न ज़माने में जो एयरक्राफ्ट हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट, पूरे नहीं कह सकते पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट जो होते हैं वो कंपोजिट के बनाए जाते हैं, ठीक है। आपने हनी कॉम स्ट्रक्चर एक नाम सुना होगा, हनी कॉम स्ट्रक्चर का बनाया जाता है। हनी कॉम स्ट्रक्चर एक तरीका है, ठीक है, बनाने का, जिससे जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हैं और कम वेटेज भी होता है, ठीक है। तो जो डे बाय डे यानी अब हमारा जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है, कंपोजिट मटेरियल। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एट प्रेजेंट ऑल्सो कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो एल्यूमिनियम, ध्यान रखना। बट डे बाय डे जैसे जैसे हमारा मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, कंपोजिट मटेरियल का यूज़ कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो सब कुछ हमारे फेवर में है जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन से हम फास्टनर का यूज़ करते हैं। फास्टनर आप समझते हो, जिनसे ज्वाइंट करने का काम किया जाता है उसे फास्टनर कहते हैं। तो मैक्सिमम एयरक्राफ्ट में आज भी मैक्सिमम जो फास्टनर यूज़ होते हैं वो रिविट्स हैं, है ना। सबसे ज़्यादा रिविट का यूज़ किया जाता है मोस्टली। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम रिविट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पहला रीजन ये हो सकता है कि उसका स्ट्रेंथ प्रॉपर ना हो वहाँ पर, मतलब उस जगह के लिए जो स्पेशल जगह हैं वहाँ पर आपके, जैसे आपने ये देखा कि आप विंग्स को और फ्यूजलाज को अटैच करने के लिए रिविट का यूज़ नहीं कर सकते,
क्योंकि रिवेट क्या है, उसके लिए बहुत ही छोटी चीज़ हो गई है ना, वो नहीं संभाल पाएगा, तो उसके लिए हम लग्स का यूज़ करते हैं। इस तरह से आपके बहुत सारे पिंस होते हैं, अलग अलग टाइप के फास्टनर्स होते हैं जिनका हम अलग अलग जगह पर यूज़ करते हैं। जैसे हाई लॉक्स हो गया, जो बोल्ट्स आपने सुना होगा, लॉक बोल्ट आपने सुना होगा, ये इनका यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाई शेयर लोड्स होते हैं, यानी शेयरिंग मैंने बताया था ना, स्लाइडिंग फोर्स, तो ऐसे फोर्स जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर हम हाई लॉक, जो बोल्ट या लॉक बोल्ट्स का यूज़ करते हैं। मॉड्यूल 6 में आप सबको ये पढ़ाया गया होगा। इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जहाँ पर शेयर लोड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर ऐसे ब्लाइंड रिविटिंग का भी यूज़ किया जाता है या ब्लाइंड फास्टनर्स का यूज़ किया जाता है जहाँ पर एक तरफ से ही एक्सेस मतलब आपका अवेलेबल होता है, दोनों तरफ से आप देख ही नहीं सकते उसे, तो वहाँ पर हम ब्लाइंड रिविटिंग भी होती है, ब्लाइंड फास्टनर्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के, जिनका हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने स्ट्रेंथ को अच्छा खासा स्ट्रेंथ दे सकें, अपने स्ट्रक्चर को अच्छा स्ट्रेंथ दे सकें, ठीक है। फिर इसके अलावा और भी दिया हुआ है कि इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी एयरक्राफ्ट में, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम यहाँ मटेरियल नहीं डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए चीज़ें हमने बता दी। और इसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत ऐसे भी पार्ट होते हैं जहाँ पर ना तो हम फास्टनर्स का यूज़ ना करके बॉन्डिंग का यूज़ करते हैं, यानी इपॉक्सी रेजिन का आपने नाम सुना होगा, उससे क्या करते हैं, सरफेस को चिपका देते हैं, है ना, बहुत सारी जगहों पर एयरक्राफ्ट में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत बॉन्डिंग बनाता है और एयरक्राफ्ट में इसे यूज़ होता है। इवन आपके विंग्स के रिपेयर में भी इपॉक्सी रेजिन का यूज़ होता है, थोड़ा बहुत ही, पर इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी इपॉक्सी रेजिन का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही अच्छे बॉन्ड्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट को अच्छा खासा, पहली बात तो अगर आप सोचिए रिविट लगाएंगे, पिन लगाएंगे तो वेट बढ़ेगा, पर इपॉक्सी रेजिन क्या है, सूख जाएगा तो वेट भी कम हो जाएगा, है ना, तो इसलिए भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक बात इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई आपको रिपेयर करना है या कुछ टेक्निक देखना है कि कैसे रिपेयर होगा, कैसे इसका वो सारी चीज़ें होंगी, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चरल रिपेयर मैनुअल में देखना चाहिए, वहाँ पर आपको सारे प्रोसीजर्स मिल जाएंगे कि कैसे कैसे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है एंटी कोरोजन प्रोटेक्शन, लेकिन अब वो कल पढ़ेंगे क्योंकि अब आउट ऑफ टाइम हम लोग हो रहे हैं, शायद 35-36 मिनट हो गया हमको पढ़ाते हुए। तो अब जिसको कुछ नहीं समझ में आओगा जितना मैंने पढ़ाया, वो माइक ऑन करिए और मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आई, जेन्युइनली नहीं समझ में आई कि सर ये क्या है वो क्या है, तो आप पूछ सकते हैं।